आज सुबह मैं एक वीडियो देख रही थी जहां मैंने देखा कि हमारे इंडिया के बहुत फेमस मौलाना अरशद मदनी ने एक स्टेटमेंट पास कर दिया। वहां पे वे बोल रहे थे कि कैसे न्यूयॉर्क का एक मेयर मुस्लिम निकल सकता है और लंदन के अंदर भी एक खान साहब एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं, पर इंडिया के अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इनकी झूठ की जो जाल है, जिस तरीके से ये बुनते जा रहे हैं, ज़रा इसको थोड़ा-सा तोड़ते हुए दिखाइए एक्चुअली सर कि इंडिया में एक्चुअल में कितने लोग, कितने टाइम से, कौन से अच्छे पोज़ीशंस पे गए हैं? देखिए, पहले तो मैं आज़ादी के पहले से आपको सुनाऊँगा कि एक गीत गाया जाता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। मोहम्मद इकबाल का गाया हुआ ये पूरा गीत था, उनका लिखा हुआ। और इसको गाते-गाते आज़ादी में हमारी लड़ाई लड़ी गई। तो मुसलमानों का योगदान भारत ने हमेशा लिया है। जो भी राष्ट्र के लिए खड़ा होता था, जो भी हिंदुत्व के लिए खड़ा होता था, हिंदुत्व यानी कि भारत की संस्कृति, राष्ट्र की अस्मिता के लिए खड़ा हुआ है, उसको हमेशा भारत ने सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है, उसे हर किसी ने सम्मान दिया है। अब रही बात मौलाना अरशद मदनी साहब की, तो मुझे लगता है कि मौलाना अरशद मदनी साहब की जो मानसिकता है, वो महज़ 1-2 किताबों में जाकर सीमित हो गई है। ना तो इन्होंने लगता है कि संविधान पढ़ा है, ना तो देश का इतिहास पढ़ा है। ये कह रहे हैं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो जौहरान ममदानी हैं, महापौर चुनकर आए हैं, वहाँ पर एक मुस्लिम महापौर हो सकता है। लेकिन भारत में लंदन में खान हो सकता है, लेकिन भारत में एक वही। वाइस चांसलर की कुर्सी भी एक मुस्लिम को नहीं मिलती है। अब जब इन्होंने वाइस चांसलर का ज़िक्र किया तो सबसे पहले मैं शिक्षा विभाग में आता हूँ, बाकी की तो बात आप छोड़ दीजिए। मौलाना साहब थोड़ा-सा आप कष्ट कीजिए और मुझे लगता है कि अपने जो आपके शागिर्द वगैरह होंगे उनको कहिए कि ज 2-4 मुझे भारत के इतिहास की किताबें लाकर दीजिए। मैं एक किताब से कुछ और पढ़ना चाहता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि भारत में क्या हो रहा है। भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे, मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात कर रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली। मौलाना साहब को शायद पता नहीं होगा कि वो कौन थे। भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत ने पहला जो शिक्षा किसी भी देश की जो सबसे मजबूत आधारशिला होती है ना, वो उस देश की शिक्षा होती है। क्योंकि शिक्षा से ही समाज बनता है, शिक्षा से ही संस्कृति बनती है, शिक्षा से ही सुरक्षा बनती है। हमने पहला शिक्षा मंत्री तब की कांग्रेस सरकार ने किसे बनाया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना और आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? ये भी मुझे लगता है कि अरशद मदनी को पता कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत की पैदाइश भी नहीं थे। उनका जन्म मक्का में हुआ था। उनका परिवार 400 साल पहले बाबर के साथ भारत आया था। कौन बाबर? वो बाबर जो भारत का एक आक्रांता था, जिसने भारत में आकर भारत के मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं का नरसंहार किया, भारत की संस्कृति को यहाँ पर छिद्र-विद्र किया। हमने उस बाबर की संतानों को सीधे तौर पर मैं बोलूँ, आगे जाकर हमने कैसे जगह दी। जब वो लोग हमारे साथ रहने लगे, तो हमने कहा कि नहीं, आप दूसरे नहीं हैं। कांग्रेस की उस समय की सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पहला शिक्षा मंत्री बना दिया। अब दूसरे शिक्षा मंत्री की आप देखिए, जो पहले भारत के टॉप 5 शिक्षा मंत्री रहे, उसमें क्या-क्या नाम है। एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, दूसरे शिक्षा मंत्री हुमायूं कबीर हुए, 1963 से लेकर 1964 तक। मैं टॉप 5 मुस्लिम जो उस वक्त के शिक्षा मंत्री थे आज़ादी के बाद, उनकी चर्चा कर रहा हूँ। तीसरे हुए एमसी छागला, चौथे हुए फखरुद्दीन अली अहमद और पांचवें हुए नरुल हसन। ये तो महज शिक्षा मंत्रियों की बात है, जिन्होंने भारत की शिक्षा के साथ क्या किया है मुझे आज कहने की जरूरत नहीं है। कैसे भारत के विश्वास पर घात हुआ है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये अब सरकार में आते हैं। कांग्रेस सरकार ने एक के बाद एक सलमान खुर्शीद जैसे यहाँ पर मुस्लिम हुए हैं, जो भारत के विदेश मंत्री रहे, गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। ये तो नाम अगर मैं गिनाते जाऊंगा तो नाम खत्म नहीं होंगे। अब मैं बड़े नामों पर आता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ना सिर्फ भारत के राष्ट्रपति रहे, लेकिन वो भारत की परमाणु की जो पूरी प्रक्रिया थी, जो परमाणु का भारत का प्रोजेक्ट था, उस परमाणु प्रोजेक्ट के सबसे बड़े पहरेदार थे, सबसे बड़े हिस्सेदार थे। ये है भारत का मुस्लिमों के प्रति भरोसा। कौन से मुस्लिमों के प्रति? जो भारत के लिए कुछ करना भारतीय चाहते थे, भारतीय। जो भारत के लिए कुछ करना चाहते थे, जो देश की सुरक्षा में अपने खून का कतरा-कतरा लगाना चाहते थे। भारत ने कभी उनके साथ मजहबी भेदभाव नहीं किया, बल्कि उनको बढ़ा चढ़ाकर आगे किया है। इसी देश में जो उपराष्ट्रपति हैं, हामिद अंसारी बनते हैं, एयर चीफ मार्शल मुस्लिम बनते हैं। राजनीति में शायद ऐसा कोई पद नहीं रहा होगा, जहां पर कोई मुस्लिम जाकर ना बैठा हो, जिसकी जो योग्यता थी वो जाकर बैठा। कभी भी यहां मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ। ये तो राजनीति है। खेल में आप देखिए, जहीर खान, इरफान पठान, यूसुफ पठान,
मोहम्मद अजरुद्दीन कितने खिलाड़ी नहीं हुए? सानिया मिर्जा महिलाओं के लिए भारत में एक प्रेरणा बनकर रह गई। लेकिन इन्हें वो नजर नहीं आता है। इन्हें कौन नजर आता है? दरअसल सबसे बड़ी बात है कि अब्दुल कलाम को मुस्लिम नहीं मानते। जो इस देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, जो राष्ट्र के लिए अच्छा करेगा, वो तो मुस्लिम ही नहीं है। इनके लिए जो मुस्लिमों की परिभाषा है वो कुछ और है। इन्होंने कभी अब्दुल हमीद का जिक्र नहीं किया। मैंने आज तक भारत के किसी मौलाना के मुंह से अब्दुल हमीद का नाम नहीं सुना। जिस अब्दुल हमीद ने भारत की रक्षा के लिए छुट्टी में वापस जा रहे थे, अब्दुल हमीद, उन्हें पता चला हमला हो रहा है, जाकर 4 टैंक उड़ाए और शहीद हो गए भारत के लिए। ये मौलाना अब्दुल हमीद का नाम क्यों नहीं लेते हैं? इन मौलानाओं की जुबान पर जो नाम आते हैं उसमें अफजल गुरु का नाम आता है, याकूब मेनन का नाम आता है। इस तरह के जो मुस्लिम भारत में हुए हैं आतंकवादी, उन्हें ये मुस्लिम मानते हैं। उनके लिए ये सोचते हैं कि उन्हें भारत का वाइस चांसलर बना दिया जाए। इन्हें लगता है कि याकूब मेनन जैसे, आपके अफजल गुरु जैसे जो आतंकी थे, इन्हें भारत का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो माफ कीजिएगा मौलाना साहब, आपके जो मंसूबे हैं ना कि भारत को बर्बाद करना है, वो मंसूबे तो भारत पूरे नहीं होने देगा। नहीं, इनके मंसूबे सिर्फ़ इतना ही नहीं कि भारत में मुस्लिमों को भड़काना है, पर इतने दिनों से जो चीज़ें सही चल रही है, जहाँ पे हिंदू-मुस्लिम का विवाद नहीं हुआ है, तो ये लोग फिर से उस चीज़ को जागृत करना चाहते हैं। और ये लोग ये भी नहीं देखते कि चलिए ये लोग नाम भूल जाते हैं मौलाना आज़ाद का, पर इतना बड़ा-सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला है मौलाना आज़ाद का, वो भी इनको नज़र नहीं आता है। आप मुझे यूएस, यूके, रशिया इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर आप घूम के देख के बता दीजिएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी भी मुस्लिम के नाम पे खुली है कि नहीं? बेसिकली इनका जो मेजर रिलिजन होता है, उसपे ही चीज़ें वर्क करते हैं, पर हमने कभी रिलिजन के बेसिस पे कुछ किया ही नहीं। आपको मैं बता दूँ कि एमबीबीएस का सबसे बड़ा कॉलेज है मौलाना आज़ाद। अभी भी बच्चे हाई कट ऑफ में जाते हैं। वहाँ पे भी रिज़र्वेशन होता है मुस्लिमों के लिए, फिर भी उसका कट ऑफ इतना हाई जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं नहीं, देखिए ये आपकी सब बात बिल्कुल चीज़ें सही नहीं है। देखते हैं लोग। दुनिया के किसी दूसरे देश में इस तरह का जो एक प्रायोरिटी मिलती, जो प्राथमिकता मिलती, अरे और तो और छोड़ दीजिए। एग्ज़ैक्टली। अब मैं जो बात कह रहा हूँ आप उसको सुनिए। मौलाना अरशद मदनी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि असम में जब टिकट का बँटवारा हो रहा था तो उन्होंने सोनिया गांधी से कहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा को टिकट नहीं देना। देश की राजनीति में मुस्लिमों का सीधा हस्तक्षेप रहा है। और तो और भारत जैसे देश में जहां पर आप देखें कि इस देश की राजनीति ने 65 सालों तक मुस्लिम प्रायोरिटी वाली राजनीति की है। हिंदुओं को हमेशा दबाया गया। हिंदुओं के लिए जब कोई बात की जाती थी तो उसके पीछे उसे पीछे रखा गया और हमेशा कहा गया कि नहीं भाई मुस्लिमों को आगे बढ़ाइए। इस देश में एक मंदिर बनाने के लिए 500 साल लग जाते हैं, लेकिन इस देश में कितनी मस्जिदें हैं? कभी उन मस्जिदों का कोई हिसाब नहीं होता है। तो इस तरह की बातें देखिए, ये मौलाना जो है ये भारत की छवि को दुनिया में इस तरह पेश करना चाहते हैं कि भाई भारत मुस्लिमों का पक्षधर नहीं रहा है। देखिए मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बोल दे रहा हूँ। भारत तो वाकई में किसी का पक्षधर नहीं रहा है। भारत की जो राजनीति सरकारें रही हैं देश में 65 सालों तक, उन्होंने तो ना भारत में हिंदुओं को देखा ना उन्होंने मुस्लिमों को देखा। उन्होंने सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की है और जिसका शिकार ये मुस्लिम हुए हैं। लेकिन भारत की जो सोच है, जो भारत देश की सोच है, वो कभी भेदभाव नहीं करता। वो कभी धर्म के और मजहब और जाति, पंथ, लिंग, भाषा इस आधार पर नहीं देखता है, वो आपकी योग्यता देखता है। अगर आप योग्य होते हैं तो तमिलनाडु में एक मछुआरे का बेटा बाद में जाकर भारत का राष्ट्रपति बन जाता है। वही मछुआरे का बेटा भारत रत्न बन जाता है। वही मछुआरे का बेटा मिसाइल मैन बन जाता है, जिसकी लगाई गई मिसाइलें आज भारत की चारों दिशाओं में खड़ी हुई हैं। क्या बात कर रहे हैं ये अरशद मदनी? ये भड़काऊ भाषण देकर आतंक की खेती को मजबूत करना चाहते हैं। और ये पूरा बयान क्यों आया है? आप मुझसे ये पूछिए। ये बयान किस लिए आया है? क्यों? क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हो रही है। उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंक के जो पूरे आपके मंसूबे निकल रहे हैं, आतंक के जो आपके सिकंदर निकल रहे हैं, जो आपने तैयार किया था उस यूनिवर्सिटी में, जब वो सामने आ रहे हैं देश के, जब आपके डॉक्टर एमबीबीएस पकड़े जा रहे हैं, तो आपको चिंता जता रही है कि नहीं भैया आपको एक ऐसा वाइस चांसलर चाहिए जो इन यूनिवर्सिटीज को इसी तरह से चलने दे, तो ये तो नहीं हो पाएगा। आपको आतंक का हाँ। बहिष्कार करना होगा, आपको आतंक की निंदा करनी होगी और आतंकियों को बचाने के लिए आप भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। और देखिए एक और बात मैं तो आपको बोल आप देता सही हूँ, कह रहे हैं। ये कभी आतंकियों के खिलाफ नहीं बोलते हैं।
अल-फलाह यूनिवर्सिटी की रखवाली के लिए ये आ रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर सवाल उठ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को शक की निगाहों से नहीं देखो। कौन देख रहा है शक की निगाहों से मुस्लिमों को? अगर मुस्लिमों को शक की निगाहों से देखा गया होता ना मदनी साहब, तो एपीजे अब्दुल कलाम को हम अपने परमाणु संयंत्र की जिम्मेदारी नहीं देते, परमाणु कार्यक्रम की जिम्मेदारी नहीं देते। ये ये भारत है। यहाँ पर मजहब नहीं देखा जाता। यहाँ पर आपकी मानसिकता देखी जाती है और मुझे लगता है कि ये जो मदनी साहब हैं, इनकी मानसिकता भारत को लेकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है और इसीलिए वो इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसे भड़काऊ भाषण का देश की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।